सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10th सामाजिक विज्ञान विषय से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। आज का पहला प्रश्न है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं और जातिगत असमानता दूर करने के लिए अपने सुझाव लिखिए। तो बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत जो असमानताएं हैं वो असमानताएं आज भी जारी हैं। दूसरी बात, जातिगत असमानता दूर करने के लिए आप अपने सुझाव भी लिखिए। तो देखते हैं विद्यार्थियों इसका उत्तर। तो भारत में अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। भारत में अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। यथा पहली बात, भारत में अभी भी अधिकतर लोग अपनी जाति में ही विवाह करते हैं। तो भारत में आज भी ज्यादातर लोग अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। इसका मतलब भारत में अभी तक जातिगत जो असमानता है वो जारी है। दूसरी बात, छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। और दूसरी बात, जो छुआछूत की प्रथा है वो अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसका मतलब यही है कि आज भी भारत में जातिगत असमानता जारी है, क्योंकि आज भी प्राय देखने में आता है कि अधिकतर स्थानों पर छुआछूत की प्रथा अभी भी जारी है। तीसरी बात है, चुनाव में लोग अपनी ही जाति के उम्मीदवार को वोट डालते हैं। और तीसरी बात है कि चुनाव में लोग केवल अपनी ही जाति के उम्मीदवार को वोट डालते हैं, अपनी जाति का उम्मीदवार खोजते हैं। तो इससे यही सिद्ध होता है कि भारत में आज भी जातिगत असमानता या जाति पर आधारित जो वोट बैंक है वो आज भी जारी है। जातिगत असमानता दूर करने के लिए अपने सुझाव। तो अब देखते हैं जो जातिगत असमानता होती है उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। तो देखिए, पहला है, पिछड़ी जातियों को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व देना। जब पिछड़ी जातियों को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तो जो जातिगत असमानता है उसमें कमी आएगी और इस प्रकार से जातिगत असमानता को दूर किया जा सकता है। तो पिछड़ी जाति हैं उनको राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, सवर्ण जातियों द्वारा जातिगत असमानता दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। दूसरी बात, जो सवर्ण जातियां हैं उनको भी जातिगत असमानता को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। तीसरी बात है, पिछड़ी जातियों में शिक्षा पर विशेष बल देना एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना। तो जब पिछड़ी जातियों में शिक्षा का प्रसार होगा तो वो अपने आप को समझ पाएंगे तथा शिक्षा के द्वारा ही उसमें क्रांति आ पाएगी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधार होगा और इसके साथ साथ वो अन्य जो विश्व में घटनाक्रम हो रहा है उससे भी वो अपने को जोड़ पाएंगे। तो इस प्रकार से पिछड़ी जातियों में शिक्षा का विशेष प्रसार किया जाना चाहिए और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिए। तो जब तक आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक जातिगत जो असमानताएं हैं उसको मिटाना असंभव होगा। तो इस प्रकार से इन उपायों के द्वारा हम जातिगत असमानता को दूर कर सकते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आज का अपना अगला प्रश्न है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को
किस प्रकार सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। तो यह कह रहा है कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस प्रकार सुलझाती है, अपने अपनी ओर से उदाहरण देकर इनको समझाना है। तो देखिए, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हम निम्न उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास कपास है तथा उसे यदि गेहूं की आवश्यकता है, तो उस व्यक्ति को इस प्रकार के व्यक्ति को खोजना पड़ेगा जिसके पास गेहूं है तथा उसे कपास की आवश्यकता है। व्यवहारिक जीवन में ऐसे दोहरे संयोग मिलना अत्यंत कठिन होते हैं। मुद्रा द्वारा इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि मुद्रा द्वारा सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की विनिमय दर निर्धारित होती है। अतः कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है एवं मुद्रा से अन्य वस्तु क्रय कर सकता है। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या, दोहरा संयोग, इसकी समस्या को किस प्रकार से सुलझाती है, अपनी उदाहरण देना है कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हम निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए, यदि किसी व्यक्ति के पास क्या है, कपास है तथा उसे यदि गेहूं की आवश्यकता है, उसको आवश्यकता किसकी है, गेहूं की, उसके पास क्या है, कपास, चाहिए क्या उसको, गेहूं। तो उसे उस प्रकार के व्यक्ति को खोजना पड़ेगा जिसके पास क्या है, गेहूं, तथा उस गेहूं वाले व्यक्ति को भी किसकी आवश्यकता है, कपास की आवश्यकता है। तो व्यवहारिक जीवन में ऐसे दोहरे संयोग मिलना अत्यंत कठिन होता है। भाई हम कहाँ खोजते फिरेंगे कि किसको कपास की जरूरत है, किसको गेहूं की जरूरत है और किस प्रकार से उसका आदान प्रदान हो। तो यह बहुत ही कठिन होता है। तो मुद्रा द्वारा, यानी जब मुद्रा होती है तो उसके द्वारा इस समस्या का समाधान बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि मुद्रा द्वारा जिसको कपास की जरूरत है वो कपास खरीद बेच सकता है और गेहूं की जरूरत है वो गेहूं भी खरीद और बेच सकता है। तो इस प्रकार से मुद्रा द्वारा उस समस्या का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि मुद्रा सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की विनिमय दर निर्धारित होती है, मुद्रा के द्वारा निर्धारित होती है, चाहे वो कपास हो चाहे गेहूं हो। अतः कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु बेचकर, चाहे वो कपास बेचकर गेहूं खरीद सकता है या गेहूं बेच करके कपास खरीद सकता है। तो इस प्रकार से मुद्रा प्राप्त कर उसे मुद्रा से अन्य वस्तु क्रय कर सकता है। तो इस प्रकार से यह कह रहा है कि मुद्रा की जो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जो समस्या होती है, यानी जिसको गेहूं की जरूरत है और किसी को कपास की जरूरत है, तो अब यदि मुद्रा नहीं होगी तो गेहूं वाला कपास की खोज करेगा, कपास जो बेचने वाला है या गेहूं खरीदने वाला वो गेहूं जो बेचने वाले की खोज में रहेगा। तो इस प्रकार से इस समस्या का समाधान मुद्रा के द्वारा संभव होता है। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का जो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो अगला प्रश्न है, अपने तर्कों से सिद्ध कीजिए कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों की किस प्रकार मदद करते हैं। तो अपने तर्कों के द्वारा सिद्ध करना है कि स्वयं सहायता जो समूह होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के जो गरीब होते हैं उसकी किस प्रकार से मदद करते हैं। तो आजकल स्वयं सहायता समूह है, इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है, लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एवं लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए। तो देखिए, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों की निम्न प्रकार से मदद करते हैं। तो किस प्रकार से मदद करते हैं, देखिए, पहली बात, स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। तो स्वयं सहायता होते हैं, जो कर्जदार होते हैं, उनको जो ऋणाधार होता है, यानी जो उन पर कर्जा होता है, उसकी समस्या को उबारने में मदद करते हैं। कौन है, स्वयं सहायता समूह है, क्योंकि इसके माध्यम से इनको जो समूह में जुड़े होते हैं तो उनका जो लाभांश होता है वो दिया जाता है। दूसरा है
सदस्यों को समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित दर पर ऋण मिल जाता है। दूसरी बात, जो सदस्य होते हैं उनको समय के अनुसार जब उनको जरूरत होती है, विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं होती है उनको हल करने के लिए एक उचित दर पर क्या मिल जाता है, ऋण मिल जाता है। तो इस प्रकार से स्वयं सहायता जो समूह होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की मदद करते हैं। तीसरी बात है, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को छोटी छोटी आवश्यकताओं हेतु अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है तथा साहूकारों एवं महाजनों के शोषण से मुक्ति मिलती है। तो स्वयं सहायता समूहों के सदस्य होते हैं ना, उसकी जो छोटी छोटी आवश्यकताएं होती हैं, उन छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए जो अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है तथा उनको जो साहूकार होते हैं, महाजन होते हैं, उनसे जो शोषण होता है, उनसे जो ऋण लेते हैं, उन पर बहुत ज्यादा ब्याज दिया जाता है, उनका जो शोषण किया जाता है, उससे भी इससे मुक्ति मिल जाती है। चौथी बात है कि स्वयं सहायता समूह से विकास के मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो जो स्वयं सहायता जो समूह होते हैं वो किस पर चर्चा करते हैं, विकास के मुद्दों पर ही ज्यादा चर्चा करते हैं। इनका उद्देश्य लोगों का ज्यादा से ज्यादा विकास करना है, जीवन स्तर ऊंचा उठाना है, आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अगला है कि स्वयं सहायता समूह होते हैं तो इससे क्या होता है कि इसके अलावा ये स्वयं समूह है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। तो इसके अलावा जो स्वयं सहायता समूह होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब होते हैं उनको संगठित करते हैं, उनका समूह बनाते हैं और उसको जिस प्रकार की मदद होती है उसकी मदद करते हैं। तो इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष उपयोगी होते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने कक्षा 10th सामाजिक विज्ञान के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।